बाबा साहब के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथिगण, मुख्य विशिष्टगण एवं युवा शक्ति और नारी शक्ति, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ बाबा भीमराव अंबेडकर जी के इस 100वें जन्मदिन को आप सबको हार्दिक स्वागत एवं बधाई देता हूं। और साथियों, मैं युवा पीढ़ी हूँ और युवा पीढ़ियों से मैं अपना बात शुरुआत करना चाहूँगा। वार कैसे बिखर से रहे हैं, युवा किस कदर बिगड़ से रहे हैं। वार कैसे बिखर से रहे हैं, युवा किस कदर बिगड़ से रहे हैं। जब देखता हूँ संवेदनाएं संवेदनहीनता में बदल रही हो तो दुख होता है जनाब, जब संस्कारों की अर्थी निकल रही हो। तो कभी कभी तो मैं भी ये बात सोचता हूँ कि उसी सत्ता पक्ष में मैं भी बैठ जाऊँ और उनका जो विषय हो उसी की पैरवी करूँ और तालियां बटोरूं और चलाऊं। लेकिन क्या मेरे समाज का इससे विकास होगा? तो बाबा साहब अम्बेडकर हमें कहते हैं, हम वक्त की नजाकत को नजरअंदाज कर नहीं सकते, हम भविष्य है विश्व का तकनीकी से बिखर नहीं सकते। वक्त की नजाकत को नजरअंदाज कर नहीं सकते, हम भविष्य है विश्व का तकनीकी से बिखर नहीं सकते। भूगोल से खगोल तक पंचम देश का लहरा रहा है, भूगोल से खगोल तक पंचम देश का लहरा रहा है। कलाम की नजरों से देखो सुखद सवेरा आ रहा है। अब खामियों को दरकिनार कर दो और दूरियों को जहन से बाहर कर दो। नई इबादत लिखेंगे ये दांव कर लो, नजर ना सही तो मेरे साथियों बस नजरियों में बदलाव कर लो, बस नजरियों में बदलाव कर लो। मैं आप सभी को बता दूं मेरे साथियों, मुझे भी एक मौका मिला था जब मैंने 2 पन्ना संविधान का पढ़ा था। वास्तव में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है वो इतना शानदार संविधान है। अगर मात्र सिर्फ 24 घंटे के लिए, मात्र सिर्फ 24 घंटे के लिए सच्ची निष्ठा और ईमानदारी और लगन के साथ हमारे पूरे भारत में वो संविधान लागू कर दिया जाए तो हमारा देश आज भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता है वो सिर्फ कहने के लायक नहीं मेरे साथियों, सिर्फ देखने के लायक होगा, सिर्फ 24 घंटे के लिए। बाबा साहब ने हम लोगों के साथ जो संघर्ष किया मैं उसके ऊपर कुछ बताना चाहूंगा साथी आप सभी को कि बाबा साहब जब बैरिस्टर हुए थे तो उनको एक जीप मिली थी और उस जीप में उनको एक ड्राइवर मिला था साथियों। यही 14 अप्रैल का दिन था, मैंने आज नेट पे सर्च करके देखा है और यही धूप थी। इसी प्रकार वो जा रहे थे तो उन्हें बहुत कड़क प्यास लगी थी मेरे साथियों। तो बाबा साहब ने एक होटल देखा और अपने ड्राइवर से कहा कि थोड़ा गाड़ी रोको, यहाँ पानी पी लिया जाए। तो उस समय बाबा साहब जब होटल में रुके और ऐसे बेंच लगी थी वहां जाके बैठे बाबा साहब कुर्सी पर, तो उन्होंने वेटर को इशारा किया कि 2 गिलास पानी लाओ। बच्चा तुरंत दौड़ा गया और 2 गिलास पानी लेकर आ रहा था। उसी वक्त मेरे साथियों होटल का मालिक देख लेता है और बच्चे को आकर कहता है, पानी तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? बच्चा बोलता है मैं अपने मेरे बाबा साहब आए हैं, मैं उनके लिए पानी लेकर जा रहा हूँ। लेकिन उसी वक्त होटल का मालिक उन्हें उसे लड़के को 2 झापड़ मारता है और कहता है, बेवकूफ हो, अरे पढ़ लिख कर बैरिस्टर तो जरूर बन गया है लेकिन है तो वही दलित, वही शूद्र, उसी चमार का लड़का, वही गरीब लड़का, तुम उसे पानी पिलाओगे? थोड़े सवाल व्यक्ति का आदमी बताओ हमारे होटल पर पानी पीने आएगा? साथियों उस समय हम लोगों की औकात नहीं थी, हम किसी होटल में बैठकर पानी पी लेते थे। बाबा साहब एक घटना देख रहे थे, बाबा साहब वहां से उठकर चले गए। जब बाबा साहब उठकर जा रहे थे तो होटल के बाहर एक फुलवा नाम का आदमी मेरे साथियों बैठा था। वो ये सब घटना को देख रहा था और दौड़ा गांव में गया और एक मटके में पानी भरकर ला रहा था। लेकिन जब वो पहुंचा बाबा साहब की गाड़ी के पास तो बाबा साहब अफसोस की बात से निकल चुके थे, उसे देख नहीं पाए। उसी समय से फुलवा ने त्याग कर दिया, ना तो खाना खाता था ना पानी पीता था, बस वही एक नीम का पेड़ था, उसी की छांव में साथियों बैठा रहता था कि मेरे बाबा साहब कभी आएंगे और मेरा पानी पिएंगे और मेरा सपना साकार होगा। लेकिन मेरे साथी अफसोस की बात तो ये है, फुलवा 1 महीने तक इंतजार करता रहा और बाबा साहब को ये बात पता नहीं चली। पर कोई गांव का गया और बाबा साहब को जैसे बताया, आप ये जान लीजिए बाबा साहब उस समय इतने व्याकुल हुए जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने सुदामा जी से मिलने के लिए नंगे पांव दौड़े गए थे, उसी प्रकार बाबा साहब भी नंगे पांव दौड़े गए और होटल के पास पूछा क्या कोई मेरा यहाँ इंतजार कर रहा था या कर रहा है? तो लोगों ने बताया कि बाबा साहब वो तो 3 दिन हो गए, उस आदमी ने तो अपने प्राण त्याग दिए, ना तो खाना खाता था ना पानी पीता था, आपकी यादों में बस पानी लेकर बैठा रहता। तो मेरे साथियों बाबा साहब वहां पर गए नीम के पेड़ के पास, उन्होंने देखा एक मटके में पानी था और पानी वहां जो था वो टूटा हुआ था, पानी बिखरा हुआ था। उन्होंने मटका उठाया और उन्होंने कहा, जिस समाज के लिए आज मेरा पानी, मेरा देश तरस रहा है, जिस पानी के लिए मेरा समाज तरस रहा है, मैं प्रण लेता हूँ कि मेरे समाज के लोगों की बात छोड़ो, मेरे पशुओं भी पानी से स्नान करेंगे। मेरे साथियों आज बाबा साहब की देन है जो हम लोग इतने अच्छे से रह रहे हैं, संविधान सबके लिए बराबर है और बाबा साहब की देन है, वरना हम लोग को तो पानी भी नसीब नहीं होता था। शायद है बाबा साहब का वो संविधान नहीं होता तो मैं भी यहाँ खड़ा नहीं हो पाता। और मेरे साथियों बाबा साहब ने ये कहा था, शिक्षित करो, संगठित करो, लेकिन लोग ये आज
संगठित करा। लेकिन मेरे साथ ये बात आप जान लो, अगर आपके पास शिक्षा नहीं होगी और अगर आप संगठित नहीं होगे, कोई तीसरा आदमी आपका फायदा उठाकर लेकर चला जाएगा। यही मोदी सराय की बात है साथियों। दो पक्ष में झगड़ा हुआ था, FIR दर्ज नहीं किया जा रहा, वहाँ पर एक पक्ष में दर्ज किया गया था, एक पक्ष का नहीं किया जा रहा था और वो पक्ष निर्दोष था। और हमारे पास आया साथियों, मैंने जौनपुर में भी युवाओं को जोड़ने का काम किया है। मैं भी वहाँ चौकी इंचार्ज के पास पहुंचा साथियों। मोदी सराय की बात है, चौकी इंचार्ज ने बोला तुम नेता बन रहे हो, नहीं FIR दर्ज होगा क्या कर लोगे। हमने कहा चौकी इंचार्ज साहब FIR तो आपको दर्ज करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अंदर में। मैं FIR यहाँ से दर्ज करवा कर ही जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। साथियों, मैंने सोशल मीडिया के जरिए अपने ग्रुप में वहाँ पोस्ट किया। मेरे कम से कम 2000 साथियों में से 250 साथी वहाँ पे उपस्थित हुए और हमने फिर चौकी इंचार्ज साहब से बात की, अगर चौकी इंचार्ज साहब आप हमारा केस नहीं दर्ज कर रहे हैं तो हम इसी प्रकार रास्ता जाम करेंगे और जिला जौनपुर तक जाएंगे। अगर जौनपुर भी हमारी SP ने सुनवाई नहीं की तो हम प्रदेश में जाएंगे, लखनऊ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई हम दिल्ली तक हिलाने का काम करेंगे। मेरे साथियों, 24 घंटे की बात दूर, 6 घंटे के अंदर उस चौकी इंचार्ज को हमारा केस फाइल करना पड़ा और एकदम सुखद कार्रवाई करनी पड़ी। तो मेरे साथियों, मैं आप सबसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर संविधान में कोई छेड़खानी होती है, अगर ये आवाम पर खून बह रहा है तो सबको आगे आना चाहिए। नहीं होना चाहिए उसके ऊपर हो रहा तो हमारे ऊपर नहीं होगा। ये जान लो साथियों, अगर आपने संविधान के ऊपर छेड़खानी हो रही है, आने वाले समय में आपको और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप आज अपने घरों से बाहर नहीं निकले, कल आने वाली आपकी पीढ़ी पूछेगी है पापा है मम्मी, जब संविधान की हत्या हो रही थी तब आप सब कहाँ थे, तब आप क्या जवाब अपने बच्चों को देंगे। बाबा साहब ने ये कहा था, जिस दिन संसद सड़कें सूनी हो जाए संसद हमारा हो जाएगा। अगर हमारा संगठन मजबूत रहेगा, हम शिक्षित रहेंगे मेरे साथियों, मिलजुल कर एक रहेंगे, बाबा साहब के दिशा निर्देशों पे चलेंगे, तो निश्चित रूप से साथियों हम यहाँ से नहीं, लखनऊ की बात ही छोड़िए, हम दिल्ली सरकार को भी हमारे का हौसला रखते हैं अपने साथी। और मेरे साथियों, मैं युवा पीढ़ियों को ये कहना चाहूंगा, आज के डेट में युवा पीढ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और युवा पीढ़ी आगे आए और अधिक से अधिक जुड़ने का काम करे, बाबा साहब के मिशन का काम करे। क्योंकि मैं उनको कहना चाहूंगा कि तो हमको भी तो चोली चुंबन चूनर गाने आता है, हमको भी तो चोली चुंबन चूनर गाने आता है, इतराते बल खाते यौवन पर बतियाना आता है। लिखने को तो लिख सकते हैं मधुर रात के आलिमगढ़ अंगड़ाई पर, लिखने को तो लिख सकते हैं बालों की शर्मीलेपन और कलाई गोरी पर, लिखने को तो लिख सकते हैं अलहड़ता चिंटू और चिटोरी पर, लिखने को तो लिख सकते हैं मुन्नी शीला की बदनाम जवानी पर। लेकिन हमें इसमें डूब गए तो तुमको कौन जगाएगा, कौन तुम्हें फिर बाबा का संविधान बताएगा। तो मेरे साथियों, मैं आप सभी को एक बार पुनः बाबा साहब के 100वें जन्मदिन की 131वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ यहाँ मेरी नारी शक्ति माताएं बहनें और मेरी युवा पीढ़ी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं और आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ आप सब अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देकर बाबा साहब के पदचिन्हों को बताकर पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बाबा साहब का नाम रोशन करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसीलिए तो कहना पड़ रहा है कि रुतबा में